जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है हैली-गुबी में जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ था ना, उसके बारे में हम देखेंगे। और ये कहाँ पे हुआ था? यूटोपिया में हुआ था। यूटोपिया कहाँ पे? ये अफ्रीका में, ठीक है। और ये जो वोल्केनिक इरप्शन था ना, ये 12,000 साल से डोरमेंट था। ये डोरमेंट मतलब कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी प्रक्रिया नहीं हो रही थी वोल्केनो को लेकर के। 12,000 साल बाद ये अचानक से फट गया। चलो ठीक है। यहाँ पे एक हाई एल्टीट्यूड का ऐश फ्ल्यूम देखने को मिला है। ऐश फ्ल्यूम मतलब ये होता है जैसे कि वो न्यूक्लियर बम का आपने वो देखा है ना, वो विस्फोट, तो उसके बाद इतना बड़ा सा धुआं धुआं सा निकलता है ना, वो वाला। तो ये जो ऐश फ्ल्यूम था, ये हाई एल्टीट्यूड तक गया था, मतलब बहुत हवा में गया था। ये इतना हवा में था कि इसको सैटेलाइट से भी देख सकते हैं। करीबन 20 किलोमीटर से 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक हवा तक ऊंचा गया था ये, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ऐश का प्लूम था ना, जो 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक ऊपर गया था, इससे एविएशन में, हवाई जहाज वगैरह में काफ़ी रिस्क हो सकता है। वो सब कुछ हम आगे भी देखेंगे, पर सबसे पहले हम थोड़ी सी ये ज्योग्राफी को अच्छे से निपटा लेते हैं। भाई हमारे जो कॉन्टिनेंट हैं, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं ना, वो कहाँ पे तैर रहे हैं? वो काफ़ी सारी प्लेट्स पे तैर, बहुत सारी प्लेट्स है अपने क्रस्ट में, ठीक है ना। उन प्लेट्स के ऊपर में कॉन्टिनेंट आराम से तैरे हैं इधर से उधर। और जैसे ही ये कॉन्टिनेंट्स आपस में टकराते हैं ना, तब हमारे वहाँ पे अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, या कहीं कहीं पे में वॉल्केनो में देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ गई सर? तो ये जैसे कि प्लेट दिखाई गई है, मैं थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। जैसे कि ये प्लेट दिखाई गई, एक अरेबियन प्लेट है, ठीक है ना, जहाँ पे वो कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, वो सारे के सारे यहाँ टिके में। ये एक रेड सी है, ठीक है। और ये सोमालियन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है। कई तरह के प्लेट होती है पूरी दुनिया के अंदर में, ठीक है। अफ्रीकन जो प्लेट है ना, ये एक्चुअली में बीच में से इसके क्रैक आया हुआ है, ये टूटने वाली है। वो कैसे टूटने वाली है? वो टूटने वाली ईयर्स से। तो बोलते हैं ईयर्स मतलब कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम। क्या होता है? ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम। अगर अफ्रीका ऐसा है ना, तो उसके ईस्ट में यहाँ पर एक तरह का रिफ्ट आया हुआ है, जो कि इसको इस भाग में अलग तोड़ देगा और इसको इस भाग में अलग तोड़ देगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक? बिल्कुल बात समझ में आ गई सर। रिफ्ट को क्या बोलेंगे अपन? क्रैक बोलते हैं सिंपल भाषा में, जो कि अफ्रीका को दो भागों में आराम से तोड़ देगा। इसकी दो ब्रांच है, एक होती ईस्ट वाली, एक होती वेस्ट वाली। देखो ये जो पार्ट है ना, मैं किस वाले कलर से दिखाऊं मैं आपको? मैं इस वाले कलर से दिखाने की कोशिश। ये वाला जो पार्ट है ना, शायद तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। चलो मैं कौन सा कलर लूँ? ये वाला कलर, ये वाला कलर नहीं, कोशिश करता हूँ, वाइट ले लेता हूँ। चलो ठीक। ये वाला जो पोर्शन है ना, देखो ये है ना वेस्ट पार्ट में, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है, ये ईस्ट पार्ट में। तो ये जो ईस्ट अफ्रीकन रिवर रिफ्ट है ना, ये भी दो भागों में टूट रही है, एक तो वेस्ट वाली में और एक ईस्ट वाली में। सर यहाँ तक भी बात बिल्कुल हमें पूरी पूरी समझ में आ गई। तो मैंने कहा अब आपको, चलो ठीक है, मैंने कहा कि अब ये रिफ्ट सिस्टम बनता कैसे, किस तरह से। मैंने कहा कि ये जो रिफ्ट है ना, ये अफ्रीका को दो भागों में तोड़ देगा। हम वो समझते हैं, थोड़ा ज्योग्राफी है, मैं क्या करूँ, है तो है। कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि नीचे से ये जो रिफ्ट है ना, इसके नीचे से क्या हो रहा है, इसके नीचे से मोल्टन मैग्मा जो है ना, ऊपर की तरफ आ रहा है। मोल्टन मैग्मा क्या कर रहा है? वो ऊपर की तरफ आ रहा है। आई एम सॉरी, मेरे को रेड वाला लेना चाहिए था। मोल्टन मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है। तो अगर ये मैग्मा नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, तो अगर ये प्लेट है ना, तो ये प्लेट इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, नहीं करेगी? सोच के देखो, अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, तो ये वाली प्लेट जो मूव कर सकती है, वो इस तरफ मूव करेगी आराम से, बिल्कुल करेगी। और जैसे ही इस तरफ मूव करती है ना, तो हमारे जो कॉन्टिनेंटल की जो क्रस्ट है, मतलब जो प्लेट्स वगैरह ना, वो काफ़ी स्ट्रेच होती है, बिल्कुल स्ट्रेच हो रही है। अगर ये पूरी कनेक्टेड थी, लेकिन मैं नीचे से अगर पुश करता जाऊंगा, तो क्या होगा? लास्ट में इस तरह मूव कर जाएगा, इस तरह मूव कर जाएगा, और बीच में क्या हो जाएगा? एक तरह का एक क्रैक आ जाएगा, जो ये क्रैक हमें दिखाई जा रहा है, ठीक है। कॉन्टिनेंट जो क्रस्ट है हमारी, वो काफ़ी स्ट्रेच हो जाएगी, खिंच जाएगी, और खिंचने से क्या होगा? वहाँ पे क्रैक आ जाएगा। और बीच का जो एरिया है ना, मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया क्या करेगा? ये सिंक कर जाएगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा। नीचे क्यों बैठेगा? क्योंकि नीचे मोल्टन मैग्मा है, और ये पूरा खिंच चुका था, तो ये वाली जगह बहुत लूज हो गई थी, बहुत हल्की हो गई थी, ये पूरी नीचे बैठ जाती। नीचे क्यों बैठेगी? क्योंकि अंदर मोल्टन मैग्मा है, तो ये पूरा पिघल जाता है अंदर। तो लास्ट में क्या बचेगा? लास्ट में इस तरह का इलाका बचता है कुछ, ठीक है। तो ऐसा क्या लगता है? ऐसा लगता है यहाँ जो खड़ा हुआ है ना व्यक्ति, उसको ऐसा लगता है यार कि ये तो बहुत बड़े दो अपलिफ्ट हो चुके हैं, मतलब कि ये एक तरह के दो हाईलैंड्स है। इसको भी हाईलैंड कहेगा वो, इसको भी हाईलैंड कहेगा। कौन कहेगा? यहाँ जो खड़ा हुआ है व्यक्ति। बात समझ में आ गई नहीं है क्या? बिल्कुल आगे सर। इस तरह से होता है, साइड में दो अपलिफ्ट बन जाते हैं, या तो हाईलैंड में जाते हैं, या फिर वो वॉल्केनो बन जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल बात समझ में आ गई सर। और अगर और ज़्यादा स्ट्रेस हो गया ना, मतलब कि और ज़्यादा खिंचा, ये और इधर मूव करेगी, ये और इधर मूव कर गया ना लास्ट में, जैसे कि ये वाली चीज़ और इधर मूव कर गई, ये और इधर मूव कर गई, ये और इधर मूव कर गई, ये और इधर मूव कर गया ना, तो लास्ट में क्या होगा? ये पानी कहाँ चला जाएगा? ये पानी इसके अंदर बीच में आ जाएगा, और एक नया ओशन का बेसिन बन जाएगा।
क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर ये एक ओशन बेसिन बन गया, मतलब कि बिल्कुल मूव कर गया इस तरफ से इधर से उधर, इधर से मूव कर गया ना, तो देखो ये एक तरह का एक नया कॉन्टिनेंट बन जाएगा। मेरी बात समझ में नहीं आई? इसलिए मैंने कहा कि ये जो ईयर्स है ना, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम, ये एक तरह का 2 कॉन्टिनेंट बना सकता है आने वाले टाइम पे। बात समझ में आ गई सर पूरी। तो अब ये इतना बड़ा आपने गाना गाया, ये गाना गाने का रीज़न क्या था? अच्छा, जैसे कि क्या कोई एग्ज़ाम्पल है क्या जिससे कि नया ओशियन बेसिन बन गया था? हाँ, बिल्कुल। ये जो रेड सी है ना, पहले ये दोनों कनेक्टेड थी। अरेबियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट पहले कनेक्टेड थी। लेकिन क्या हुआ, ये खिंचती चली गई। ये खि अंदर का अंदर का जो मोल्टन मैग्मा था ना, वो ऊपर, जैसे कि अब सोच के देखो, ये दोनों लाइन है, ठीक है ना? ये दोनों इस तरह से है। अगर ये पहले बिल्कुल स्मूथ लाइन थी, दोनों कनेक्टेड थी। नीचे से मैग्मा ने इसको प्रेशराइज़ किया, ये मैग्मा ऊपर आने की कोशिश किया, तो इस तरफ ये स्ट्रेच होती गई, ये इधर खिंचती गई, ये इधर खिंचती गई, क्योंकि नीचे से प्रेशर लग रहा था। और लास्ट में क्या हो गया, ये टूट के चलेगी, दोनों अलग-अलग हो गई। तो देखो, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, और बीच में क्या भर गया? पानी भर गया। उसको रेड सी बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इस तरह से यहाँ पे भी हो सकता है। अच्छा सर, ठीक है। तो सर, आपने ये क्यों पढ़ाया हमें इतना लंबा चौड़ा? मैंने इसलिए पढ़ाया आपको ये, क्योंकि अभी जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ था ना, वो कहाँ हुआ था? इथियोपिया में हुआ था। इथियोपिया किधर है भाई? मैंने कहा ये रहा, ये इथियोपिया है। और ये जो फिशर लाइन जा रही है, ये जो क्रैक आपको दिख रहा है ना, ये डॉट-डॉट वाले, ये यहाँ पर कहीं पे ये हेली गोबी वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। मेरी बात समझ में नहीं? वो इस क्रैक के जस्ट ऊपर ही वोल्केनो था, और वहीं पे तो 100% बात तो वोल्केनो हो गई होगा। क्यों? क्योंकि इधर मूव करने की कोशिश कर रहा है और ये इधर मूव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नीचे का मैग्मा इस ज़मीन को नीचे से प्रेशराइज़ कर रहा है, तो इस साइड में खींच रही है। मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? बिल्कुल बात समझ में आ रही है जी। और ये एग्जांपल क्या है? जैसे कि रेड सी भी इस तरह ही बना था। ये दोनों प्लेट एक बार जुड़ी हुई थी, दोनों मूव होकर के नीचे में पानी भर गया था, ठीक है। और ये जो वोल्केनो था, ये वोल्केनो कैसा था? इसको शील्ड वोल्केनो बोलते हैं। कौन सा वोल्केनो? ये वाला हेलीगुबी वोल्केनो था ना, इसको बोल देंगे हम शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो की 2 प्रॉपर्टी होती है। एक तो यहाँ का लावा क्या होता है? वो बेसाल्टिक होता है। उसका नेचर क्या होता है? बेसाल्टिक होता है। तो लावा सर कितने तरह के होते हैं? एक्चुअली में 3 तरह के होते हैं। एक तो बेसाल्टिक होता है, और एक एक वर्ड होता है जो ए से स्टार्ट होता है, एक वर्ड होता है आर से स्टार्ट होता है। मेरे को तो पता है, लेकिन आप दोनों, इन दोनों के नाम है ना, आप कमेंट सेक्शन में लिखना। और दूसरी क्या प्रॉपर्टी होती है शील्ड वोल्केनो की? उसका जो वेंट होता है, वेंट मतलब कि जो मुंह होता है ना, ये वाला मुंह जहाँ से कि मैग्मा वगैरह बाहर आता है, वो मुंह होता है फिशर तरीके का, फिशर होता है उसका मुंह, ठीक है। क्या और भी तरीके के वेंट होते हैं? हाँ, बहुत सारे तरीके होते हैं। एक सेंट्रल होता है, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन शील्ड वोल्केनो की 2 प्रॉपर्टी होती है। एक, इसका लावा कैसा होगा? बेसाल्टिक नेचर का होगा, और इसका वेंट कैसा होगा? वो फिशर टाइप का होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि ये हेली गुबी किस तरह का था? वो शील्ड वोल्केनो था। शायद मेरे हिसाब से आपको पूरा समझ में आएगा कि ईयर्स क्या है, इसकी 2 ब्रांचेस क्या है, ये और ये, ठीक है ना। बीच में ये क्या है? लेक विक्टोरिया, ठीक है। बात समझ में आ गया? और किस तरह से वर्क करता है हमने देखा। और रेड सी हमने देखा। रेड सी बेस्ट एग्जांपल इस चीज़ को समझाने का कि रेड सी कैसे बना, क्योंकि नीचे से मैग्मा ने प्रेशराइज़ किया, तो ये इधर फट गई, इधर फट गई प्लेट्स, और अलग प्लेट्स बन गई। चलो बात समझ में आ गई सारी की सारी। अब हम क्या हुआ कंटेक्स्ट वो समझते हैं कि लोकेशन क्या है? हेली गुबी वोल्केनो, और ये नॉर्थ ईस्ट यूरोपिया में रेड सी के पास में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था? एक वोल्केनो इरप्शन हुआ था। डेट क्या थी? 23 नवंबर 2025 में। और स्पेशल क्या था कि पहली बार 12,000 साल में ये इरप्ट हुआ था, मतलब कि डोरमेंट था। डोरमेंट मतलब कि सो रहा था ये, ठीक है। वो 12,000 साल बाद अचानक जगह ये वोल्केनो इरप्शन, और एक बहुत ही भयंकर इरप्शन हुआ था। टाइप कैसा था? एक्सप्लोसिव था, बहुत तेज आवाज़ आई थी यहाँ पे पटाखे की तरह, लेकिन लावा बिल्कुल भी नहीं निकला था यहाँ पे। क्या एमिट हुआ यहाँ पे? वोल्केनिक गैसेस जैसे कि SO2, CO2 वगैरह, और फाइन पार्टिकल जैसे कि ऐश हो गया, रॉक फ्रैगमेंट्स हो गया। रॉक फ्रैगमेंट क्यों भाई? अगर वो कोई ब्लास्ट होगा तो अंदर बहुत सारे जो पत्थर होंगे वो उछलेंगे ना, इसलिए ग्लास निकला बहुत सारा, क्योंकि अंदर ग्लास किससे बनता है? सिलिकन से बनता है, और अर्थ में सबसे ज़्यादा क्या है? सिलिकन है, ठीक है ना। तो इसलिए सिलिकन गर्म होकर ग्लास बन जाता है, तो ग्लास भी बाहर सारे फिक गए थे। चलो ठीक है, ये एमिट हुआ वहाँ पे। जो प्ल्यूम था उसकी हाइट कितनी थी? करीबन 15 से 40 किलोमीटर तक प्ल्यूम की हाइट थी। और यहाँ पे ये प्लेन के भी ऊपर चला गया था ये, मतलब कि प्लेन भी नीचे थे और ये ऊपर चला गया था। इसलिए हमने कह रहे हैं कि इसका जो पूरा जो एयरक्राफ्ट है ना, उसमें भी दिक्कत आ रही है। एक इशू हो सकता है, वो इशू होगा विजन का, दिखना बंद हो सकता है। हम वो आगे देखेंगे सारे टॉपिक के अंदर ही, वो सारा समझेंगे। प्ल्यूम की हाइट, प्ल्यूम मतलब कि वो जो, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब जब फटता है तब इस तरह का वो धुआं सा नहीं निकलता है क्या? उसको प्ल्यूम बोलते हैं। तो जो ऐश का प्ल्यूम था उसकी 14 से 40 किलोमीटर तक की हाइट तक गया था वो ऐशेस। और गैसेस का जो मूवमेंट था वो कैसा था? देखो, एक चीज़ होती है, वो आपने इसमें पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में इजीली पढ़ा होगा, कि 10 से 15 किलोमीटर पे क्या होता है ना, जैसे कि ज़मीन है, अगर मैं ऊपर जाता हूँ 10 से 15 किलोमीटर तक, उसके बाद में जेट स्ट्रीम आ जाती है। जेट स्ट्रीम मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग वाइड होती है, बहुत फास्ट स्पीड में चलती है। कितनी स्पीड होती है कि 200 से 400 किलोमीटर पर आवर तक होती है, मतलब बहुत फास्ट स्पीड होती है इनकी, ठीक है।
मतलब कि जयपुर से अगर दिल्ली जाना होगा तो सिर्फ इसको 1 घंटा लगता है, और एक्चुअली में आप कार में जाके देखोगे तो भी 1 घंटे में नहीं पहुँच पाओगे, लेकिन जेट स्ट्रीम इतनी तेज़ चलती है। समझाने का तरीका ये था, मैं क्या करूँ। तो क्या हुआ कि जैसे ही ऐश फ्लूम ऊपर गया, ऐश फ्लूम कितना गया था, करीबन 40 किलोमीटर तक गया था, और 10 किलोमीटर के बाद में क्या चालू हुई थी, यहाँ पे जेट स्ट्रीम थी, और ये वेस्टर्लीज चल रही थी अभी तो, क्योंकि नवंबर में विंटर में वेस्टर्लीज चलती है, वेस्ट की तरफ चलती है सारी चीज़ें। मतलब कि यहाँ पे जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती है, इस तरफ मूव कर रही थी, इस तरफ मूव कर रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आता है इथियोपिया, और यहाँ आता है अरेबियन, फिर यहाँ पे आता है इंडिया। तो किस तरह मूव कर रही थी जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम तो बहुत तेज चल रही थी और वेस्टर्लीज थी, और वेस्टर्लीज वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही थी। तो जैसे ही प्ल्यूम गया 10 किलोमीटर से ऊपर की तरफ, जो 40 किलोमीटर तक गया, तो इन जेट स्ट्रीम ने क्या किया, इसको फटाफट इसका मूवमेंट इस तरफ कर दिया। जेट स्ट्रीम ने इन सारी ऐश को अपने साथ मिला करके ये इंडिया की तरफ फेंक दिया इसको, इसलिए जितना भी ऐश था ना वो इंडिया तक भी पहुंच चुका था। ठीक है, डायरेक्शन क्या था, वेस्ट से लाई गई जो विंड्स थी वो वेस्टवर्ड की तरफ ले गई सारी की एशेस को, जो कि इंडिया में राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, यूपी यहाँ तक पहुंची थी, और चाइना तक ये 26 नवंबर तक पहुंच गई थी। ठीक है, मैकेनिज्म क्या था कि हीटेड एयर तो ऊपर गई, सही बात है, वोल्केनो फटा है अगर, तो हवा तो सारी की सारी ऊपर जाएगी, ऐश सारी ऊपर जाएगी, और ये 40 किलोमीटर तक ऊपर गई। लेकिन 10 किलोमीटर के बाद में क्या स्टार्ट हो गया था, जेट स्ट्रीम, और जेट स्ट्रीम किस तरफ चल रही थी, ये वेस्ट की तरफ, तो सारी की सारी ये हवा को इस तरफ लग गया, और इथियोपिया इधर आता है और इंडिया इस तरफ आता है, इसलिए सारी की सारी हवा को ये इंडिया की तरफ लेके आ गया था। हाई एल्टीट्यूड पे विंड प्ल्यूम को लॉन्ग स्टंट ले जाता है, सही बात है। मतलब कि जो मैंने समझाया ना वही, कि 10 किलोमीटर से ऊपर जैसे जेट स्ट्रीम चालू हुई, तो जेट स्ट्रीम ने फटाफट इन सारी की सारी धुएं को ये इंडिया की तरफ लेके चला गया था। रिस्क और इम्पैक्ट दिखते हैं यहाँ पे, ह्यूमन रिस्क मिनिमम हुआ था, क्योंकि सारी की सारी जो ऐश थी, गैसेस थी, वो ज़मीन पे आई नहीं। क्यों? क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर दिया था, वाइंड ने, हवा ने बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर दिया जगह जगह पे, तो बहुत हल्के हल्के पार्टिकल कहीं एक एक जगह गिरे, उससे कुछ भी ह्यूमंस को रिस्क नहीं हुआ, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। एविएशन में बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि अगर हवा में सारा की सारा धुआं फैल चुका है, तो एयरप्लेन का जो पायलट साहब है उनको तो दिखना मुश्किल हो जाएगा, पार्टिकल्स इंजन में जा सकते हैं और इंजन को दिक्कत कर सकते हैं वहाँ पे, मतलब कि पूरी पूरी मैकेनिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए हमें, कि वोल्केनो को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए, कि हाँ वोल्केनो में अब तो ऐसा कुछ नहीं है कि और नए कोई सा एरप्शन होने वाला है, वो सब कुछ मॉनिटर करना चाहिए हमें, और फ्लाइट के पाथ को भी एडजस्ट करना चाहिए, ताकि ये दिक्कत नहीं आए विजिबिलिटी की। ठीक है, ड्यूरेशन और डिसिपेशन को देखते हैं यहाँ पे। शॉर्ट टर्म का था ये, भाई विंड जो थी वो ऐश को थिन करते हुए स्प्रेड करती हुई गई, सही बात है। भाई जेट स्ट्रीम ने क्या किया, सारी की सारी हवा को चारों तरफ मूव करा दिया, स्प्रेड कर दिया चारों तरफ, तो इकट्ठी नहीं हुई, इकट्ठी होकर कहीं गिरती तो बहुत दिक्कत हो जाती, लेकिन हाँ इसने स्प्रेड कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। सेकंड, रेन और क्लाउड जैसे ही होगा तो ये पार्टिकल वॉश आउट हो जाएंगे, मतलब कि पानी के साथ ये आराम से नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन चूंकि इतने ज़्यादा इलाके में फैल चुका है ऐश, कि अगर बारिश भी आती है तो हाँ ऐसा नहीं होगा कि एसिड रेन वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। ठीक है, और गैसेज जैसे कि SO2 और CO2 का लेवल भी काफ़ी कम था, तो मेजर इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब कि एसिड रेन वगैरह नहीं बन पाएगी। टेक अवे समझते हैं कि हमने क्या सीखा यहाँ पे, कि पहले इरप्शन हुआ ये 12,000 सालों के अंदर में, जो कि एक रेयर इवेंट था, जिसको हमने लाइव भी देखा था, और कोई भी लावा नहीं निकला, सिर्फ एक्सप्लोजन था और ऐश और गैस के प्ल्यूम दिखे। प्ल्यूम मतलब कि वो धुआं वगैरह, ऐसा धुआं होता था। हाई एल्टीट्यूड पे क्या हुआ कि मेनली प्लेन हज़ार से, मतलब कि जैसे ही हाई एल्टीट्यूड हुआ पे ऐश वगैरह जैसे हवा के अंदर गया 10 किलोमीटर के ऊपर में, जेट स्ट्रीम ने चारों तरफ फैला दिया, ताकि वो सारा का सारा ऐश एक जगह पे नहीं बैठा, जिससे कि हर जगह पोल्यूशन होता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, चारों तरफ फैल गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं हुई वहाँ पे। ठीक है, शॉर्ट लिव इम्पैक्ट था, मतलब कि वेदर और वाइंड ने क्विकली इसको मिटिगेट कर दिया, कम कर दिया इस पूरे के पूरे चीज़ को। मिटिगेट मतलब होता है कम कर देना, इसका जो इफेक्ट था उसको कम कर दिया। कैसे? सारी की सारी ऐश को चारों तरफ फैला दिया, गैसेस को चारों तरफ फैला दिया, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो दिक्कत नहीं हुआ। सिंपल वर्जन क्या होगा, इथियोपिया का जो वोल्केनो था वो एक्सप्लोसिवली गैस और एशेस को उठाया इसने, मतलब कि हवा के अंदर फेंक दिया, बिल्कुल भी लावा नहीं था। मेनली प्लेन के लिए रिस्क है थोड़ा बहुत, प्लेन मतलब कि हवाई जहाज़ों के लिए दिक्कत है, लेकिन ह्यूमन काफ़ी सेफ है। ह्यूमन सेफ होने का कारण क्या था, क्योंकि जेट स्ट्रीम ने हमें हेल्प कर दी थी यहाँ पे। विंड और वेदर से इम्पैक्ट बहुत शॉर्ट टर्म में ही खत्म हो जाएगा, सही बात है। थैंक यू।